Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Very happy good morning to you all. Today we are starting with a new region, and that is the thorax, and I will be yes, beta, please. जी जी बताएं. कोई प्रॉब्लम है? Okay. So we are discussing with actually we are starting with a new region, that is the thorax, but before that अभी जो हम क्योंकि दो ग्रुप डी और ए ग्रुप का जो है वो डिस्कशन जो है नी ज्वाइन की रह गई, तो दो ग्रुप की रिपीटेशन हो जाएगी और दो ग्रुप के लिए ये सारा नया थोड़ा सा हो जाएगा. तो जस्ट वेरी ब्रीफली मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम थोरेक्स को डिस्कस करेंगे. वी हैव टाइम, इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दैट. सो whenever we talk about the knee joint, अगर हम कभी भी किसी भी कोई भी जॉइंट हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आप ये जहन में रखें कि उसमें ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इसमें मेंशन की हुई हैं स्लाइड में, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. टाइप है, वैरायटी है, उसके आर्टिकुलर सरफेसेस है, लिगामेंट्स हैं, नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, मूवमेंट्स हैं, और मसल्स जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं, और सॉरी और उसके अलावा जो कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट this knee joint, in knee joint we will see that it is a largest joint of the body, complex and compound joint. इस वजह से कि इसमें दो कंडाइल फीमर के, दो कंडाइल्स टिबिया के आपस में मिलते हैं, और इन कंडाइल्स के बीच में चाहे फीमर हो चाहे टिबिया हो, आप देखें कि यहाँ पर ये गेप्स हैं. गेप्स है तो इसका मतलब है कि मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर एंड टिबिया एक अलग ज्वाइंट बना रहे हैं, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंड फीमर अलग ज्वाइंट बना रहे हैं, तो टिबियो फीमर कंडाइल दो हो गए. और उसके अलावा जो एंटीरियर सरफेस, ये देखिए पिंकिश कलर का एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ द फीमर, उस पे जो है पटेला उसके साथ आके मिलता है और ये एक ज्वाइंट, प्लेन ज्वाइंट बनाता है यहाँ पर. तो जैसे तीन ज्वाइंट बन गए, इसलिए कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड ज्वाइंट. इट इज अ साइनोवियल ज्वाइंट ऑब्वियसली, एंड मॉडिफाइड हिंज. मॉडिफाइड बाय बिकॉज़ हिंज तो है यूनिएक्सियल. हिंज एक मूवमेंट ऐसे करनी है, बात खत्म है, यूनिएक्सियल. मगर मॉडिफाइड इस वजह से कि थोड़ी सी यहाँ पर रोटेशन होती है इसमें, इसीलिए इसको जो मॉडिफिकेशन है ये रोटेशन वाली, इसीलिए इसको मॉडिफाइड हिंज ज्वाइंट कहते हैं. अच्छा, दूसरी चीज है कि इसको कंडाइलर ज्वाइंट भी कहते हैं क्योंकि कंडाइल्स आपस में मिल रहे हैं इसी वजह से. ठीक है. और साइनोवियल प्लेन ज्वाइंट है, पटेला और फीमर के बीच में बन रहा है यहाँ पर. अच्छा, जी बेटा नरेंद्र, क्या हुआ? हेलो बेटा, बाद में अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करने दें क्योंकि दो टॉपिक्स है हमें डिस्कस करने, इसी वजह से. ठीक है. तो ये आप देखें यहाँ पर टिबियल कंडाइल्स और फीमोरल कंडाइल्स आपस में मिल रहे हैं, और ये पटेला जो है इंफीरियर एंड ऑफ जो है फीमर के एंटीरियर सरफेस पे यहाँ के मिलता है. और ये देखें ऐसे इस तरह से ये हैं. आर्टिकुलर सरफेसेस में जब आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ये नजर आएगा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मीडियल कंडाइल है जो फीमर का, वो ज्यादा कर्व्ड है बनिस्बत लेटरल कंडाइल के. मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कोई रीजन स्टार्ट करते हैं तो पहले उस रीजन का पर्पस देखते हैं. अभी थोरेक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे उसमें, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से. लोअर लिम्ब का जो पर्पस है वो ये है कि एक तो सपोर्ट, एक लोकोमोशन. लोकोमोशन मींस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक सपोर्ट, एक लोकोमोशन. सपोर्ट बॉडी वेट पूरी सपोर्ट कर रहा है.
अच्छा, आप देखिए फुटप्रिंट अगर आप लेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपको लेटरल साइड ऑफ फुट का प्रिंट मिलेगा, मीडियल साइड का नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडियल ज्यादा आर्च्ड है। तो ज्यादातर जो वेट ट्रांसमिट होता है ऑन द लेटरल साइड, तो इसीलिए जो फीमोरल कंडाइल लेटरल है वो थोड़ा सा आपको नीचे से फ्लैट नजर आएगा, ज्यादा कर्व्ड नहीं होगा, मगर मीडियल कंडाइल जो है वो ज्यादा कर्व्ड होगा। सो वट एवर द रोटेटरी मूवमेंट्स दे आर ऑन द मीडियल साइड। यू कैन सी हियर, ये देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहे हैं, और फीमोरल कंडाइल्स और ये बीच में इंटरकंडाइलर नॉच, ये गैप बना हुआ है, तो सी लेटर ऑन एंड सी दिस। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो लेटरल कंडाइल है वो थोड़ा सा आपको फ्लैट नजर आएगा, मीडियल कंडाइल जो है वो ज्यादा कर्व नजर आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इंटरकंडाइलर नॉच कहें, एरिया कहें, फोसा कहें, जो आपको समझ में आए वो कहें, ठीक है। So, but you have to follow the vocabulary of the book is, so it is intercondylar notch or intercondylar fossa, okay. And see here, ये भी आप यहाँ पर भी देखें। अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मीडियल कंडाइल जो है थोड़ा सा नीचे बनिस्बत लेटरल कंडाइल के। आप यहाँ पर अगर देखिए, अगर सीधी लाइन हम खींचे हैं तो ये देखिए यहाँ तक आती है, मीडियल कंडाइल थोड़ा सा नीचे है, लिटिल बिट लोअर डाउन देन द लेटरल कंडाइल। सो व्हाट हैपेंस दैट ये ज्यादा कर्व्ड है बनिस्बत लेटरल कंडाइल के, लेटरल कंडाइल ज्यादा फ्लैट है इससे। और ये इंटरकंडाइलर नॉच यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी डिफरेंस आपको नजर आएगा, ये सेम, ठीक है। अच्छा, ये कंडाइल्स ऑफ टिबिया, उसमें भी आप देखें आपको लेटरल कंडाइल ज्यादा राउंडेड नजर आएगा। मीडियल कंडाइल जो है वो तो उसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है, आप इधर से लेके आए, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ज्यादा बड़ी हुई नजर आएगी, ये ज्यादा वाइडर है, क्योंकि इसको अकोमोडेट करना है मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर जो ज्यादा बड़ा है। इन दोनों के बीच में दिस इज इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, सुपीरियर सरफेस पे आप देखिए। अच्छा, इसमें क्या है, मीडियल कंडाइल का, लेटरल कंडाइल का जो मीडियल पार्ट है वो रेज्ड है, इट फॉर्म्स लेटरल इंटरकंडाइलर। अच्छा, ये पूरा पूरा इंटरकंडाइलर एरिया है। अब लेटरल कंडाइल का जो मीडियल पार्ट है ये रेज्ड है, इट इज कॉल्ड एज लेटरल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकल, क्योंकि लेटरल कंडाइल का पार्ट है। मीडियल कंडाइल का लेटरल पार्ट जो है लेटरल का मीडियल और मीडियल का लेटरल, मीडियल कंडाइल का लेटरल पार्ट वो भी रेज्ड है, का फॉर्म्स मीडियल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकल। अब दोनों इंटरकंडाइलर ट्यूबरकल, लेटरल एंड मीडियल, इनको दोनों को मिला के हम कहते हैं इंटरकंडाइलर एमिनेंस। अब एरिया जो इंटरकंडाइलर एरिया है, अब ये डिवाइड हो गया, एक इसके आगे है तो एंटीरियर इंटरकंडाइलर एरिया, एक इसके पीछे है तो पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर एरिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटरल साइड दिखाई गई है, इसमें आप देखें ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन एक्चुअली इट इज द अटैचमेंट ऑफ द कैप्सूल and attachment of the capsule. So these things, hashed area, this and this blackish, they are outside the capsule. Origin of lateral head of gastrocnemius and fibular collateral ligament or lateral collateral ligament. But you see origin of popliteal, it is inside the capsule, intracapsular, फिर वो बाहर आती है, वो आगे हम देखेंगे किस तरह बाहर आना है। अच्छा, आप लिगामेंट्स की बात करते हैं तो लिगामेंट्स इसके जो एक तो कैप्सूल है, दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट जिसमें लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरली ऑब्वियसली, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट तो वो मीडियली होगा, लिगामेंटम पटेली which is extension of the quadriceps tendon anteriorly, and oblique popliteal ligament and arcuate ligament they are posteriorly. और इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट्स हमारे पास दो लिगामेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए क्रूशिएट, जैसे हमने देखा था कि वी हैव एनास्टोमोसिस इन द ग्लूटल रीजन एट द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, जो क्रॉस शेप्ड एनास्टोमोसिस, इसको इसीलिए इसको क्रूशिएट एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो लिगामेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज क्रूशिएट ligaments. And then we have what we say that interosseous cartilaginous discs, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेजिन फाइब्रोकार्टिलेजिन डिस्क्स होती हैं, जिनको हम मेनिस्काई बोलते हैं प्लूरल में, सिंगुलर मेनिस्कस। So we have lateral meniscus and medial meniscus. We have meniscofemoral ligament, we have coronary ligament, meniscofemoral ligament connecting menisci with the femur, coronary ligaments connecting menisci with the tibia. So you see here connective tissue membrane
कैप्सूल कैप्सूल के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो कैविटी को इनक्लोज करती है। इनके दो पार्ट्स हैं, एक आउटर फाइब्रस पार्ट है कैप्सूल का जो पेरियोस्टियम ऑफ बोन्स के साथ कंटिन्यू है। ये देखेंगे यहाँ पर ये है ब्राउनिश कलर, आप देखेंगे कि कर्सर। और दूसरा जो उसका इंटरनल पार्ट है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्चुअली, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है और उसको लुब्रिकेट करती है जॉइंट को। और ये देखें बीच में ये पर्पल कलर जो है आर्टिकुलर डिस्क है, मेनिस्कस है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। And see that this capsule attached on the margins of articular surfaces and surrounds the sides and posterior aspect of the joint. Sides and posterior aspect of the joint. Anterior क्यों नहीं कहा, anterior पे ये absent है। Actually होता क्या है कि ये सॉरी ये साइड्स में कंप्लीटली सराउंड करते हैं और आर्टिकुलर मार्जिन पे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया, ये देखें ये पूरा नॉन आर्टिकुलर एरिया और ये आर्टिकुलर एरिया, इनके बीच में यहाँ पर कैप्सूल अटैच है। आर्टिकुलर जो मार्जिन है चाहे फीमर हो चाहे टिबिया, वो अंदर आ जाएगा कैप्सूल के। आर्टिकुलर जो भी आर्टिकुलर एरिया होगा वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कपड़ा है जो पूरा ढाप लेता है इसको कैप्सूल। मगर एंटीरियर डेफिशिएंट, एंटीरियर क्या होता है कि एक्चुअली जो ऊपर से क्वाड्रिसेप्स टेंडन आता है वो पटेला पे अटैच होता है और पटेला से फिर एक्सटेंशन जाती है और उसके लोअर सरफेस से वो निकलती है। यू कैन सी, मैं यहाँ पर आप कर्सर रखता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ये पटेला है, ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन है और नीचे ये लिगामेंटम पटेली है जो टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच होती है। तो साइड से ये खुला हुआ है, फिर क्या होता है कैप्सूल जो होता है ना ऐसे ऐसे आके उसके साइड्स पे जाके अटैच हो जाता है, पटेलर लिगामेंट या क्वाड्रिसेप्स टेंडन के साइड्स पे जाके अटैच हो जाता है। तो क्या होता है कि एक्चुअली कैप्सूल जो है एंटीरियर पे प्रेजेंट है, जो एंटीरियर में हमारे पास क्वाड्रिसेप्स टेंडन है और पटेलर लिगामेंट, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास पहले तो चारों लिगामेंट्स में आपको और जो दिखा दूं, बाकी जो लिगामेंट्स हैं अलावा कैप्सूल के, यहाँ पर आप देखिए ये कैप्सूलर अटैचमेंट है, ये कैप्सूलर अटैचमेंट है फीमर पे। ये देखें ये पूरा कैप्सूलर, और नीचे देखें ये आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर के मार्जिन पे यहाँ पर अटैच है। उसके अलावा जो बाहर की तरफ आपको मिलेगा वो ये ऑब्लिक पॉप्युलेटर लिगामेंट है, ये आर्कुएट लिगामेंट है, ये आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और ये आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये मीडियल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर से लेके फिब्यूला के हेड पर जाके अटैच हो जाता है, ये वाला। और ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल एपिकंडाइल ऑफ एपिकंडाइल मींस अबव द कंडाइल ऑफ फीमर, जस्ट अबव द कंडाइल ऑफ द फीमर, जो भी एरिया एपिकंडाइल है, प्रोमिनेंस है, वो प्रोमिनेंस है, सारा नहीं। तो ये एपिकंडाइल मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर से ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट अटैचमेंट लेके नीचे जाएगा और नीचे जाके ये दो में डिवाइड हो जाता है, वाई शेप, इन्वर्टेड वाई शेप हो जाता है। एक तो मीडियल सरफेस, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, दोनों उसके नाम है, ऑफ द टिबिया उस पे जाके अटैच होता था, जस्ट बिहाइंड द गायरोप्स मसल्स। ये तीनों गायरोप्स मसल्स हैं जो each come from each compartment of the thigh, from anterior, जो superficial muscles है हर compartment की thigh की। From the anterior compartment you can see we have the sartorius, from the medial compartment we have the gracilis, from the posterior compartment we have the semitendinosus। ये तीनों muscles और उसके पीछे ये जो band है, anterior band of the lower part of the tibial collateral ligament, ये चारों यहाँ पर होते हैं। चार है, फिर इनके बीच में अगर ये चारों आपस में स्ट्राइक कर सकते हैं और फ्रिक्शन हो सकती है, नेचर ने बीच में बेग ऑफ फ्लूइड दे दिया। बेग ऑफ फ्लूइड मींस वर्षा, बेग ऑफ फ्लूइड मींस वर्षा बीच में दे दिया ताकि फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट हो यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगी, ये वर्षा इसका स्पेशल नाम है, एंसेरिनस वर्षा, वर्षा एंसेरिना या एंसेरिनस वर्षा, ठीक है। तो ये मीडियल, ये एंटीरियर बैंड है, लोअर पार्ट ऑफ टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया पे अटैच होता है। जो पोस्टीरियर बैंड है वो इट इज अटैच्ड टू द मीडियल कंडाइल ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ द टिबिया। और यहाँ पर ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आप ये देखिए लिगामेंट, ये फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ पर टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। उसके अलावा ये देखें ये जो ऑब्लिक पॉप्युलेटर, एक्चुअली क्या होता है कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस जब अपनी इंसर्शन करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ द टिबिया पे, तो वो तीन एक्सटेंशंस देती है, अपनी तीन एक्सटेंशन। एक एक्सटेंशन जो है वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की तरफ जाती है, जाके उसके साथ मिल जाती है।
दूसरी एक्सटेंशन जो नीचे जाती है, इट फॉर्म्स द fascia over the popliteus muscle. Mind it, fascia over the popliteus muscle. ठीक है? It is not popliteal fascia. Popliteal fascia is the deep fascia of the leg on the back of the knee. Back of the knee पे जो deep fascia है, वो popliteal fascia है. But this is fascia of popliteus muscle, which is the extension of the semimembranosus. एक एक्सटेंशन टिबियल कोलेटरल लिगामेंट की तरफ, एक एक्सटेंशन फेशिया ऑफ पोप्लिटेस मसल बनाती है, एक एक्सटेंशन जो है इट फॉर्म्स ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट, क्योंकि वो जो एक एक्सटेंशन वो लेटरली अपवर्ड ऑब्लिकली जाती है एंड इट प्रेजेंट ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी. पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी में जो भी स्ट्रक्चर उनको पोप्लिटेल कहेंगे इसलिए, और ये ऑब्लिकली जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट. एक और लिगामेंट है व्हिच actually raised from the styloid process, जो upward extension है ना head of fibula की, उसको कहते हैं styloid process. Styloid process से देखे going upward and medially to be fused with the oblique popliteal ligament, और it is called as arcuate, क्योंकि वो arc बना रहा है इसलिए it is called as arcuate ligament. Okay, and you can see here. अब यहाँ पर आप देखें कि ये ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट है और ये आर्कुएट लिगामेंट है, आपका ये फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है. यहाँ पर हम जब अंदर की तरफ जाएंगे, ये फिबुलर और ये टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और ये मेनिस्काई आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं. अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, ये लिगामेंट, ये जो टिबिया और फिबुला टिबिया एंड फीमर के बीच में ये, और एक यहाँ छोटा सा ये नजर आएगा, कर्सर देखें, ये एक दूसरे को क्रॉस करने, ये दोनों क्रूशियल लिगामेंट है जो ये पूरे का पूरा नजर आ रहा है. ये क्योंकि हम पोस्टीरियर से देख रहे हैं तो ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट और ये थोड़ा सा नजर आ रहा है ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है. बाकी जो है इसको इट इज कवर्ड बाय द पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट. और ये जो लिगामेंट आप देख रहे हैं कि मेनिस्कस से फीमर की तरफ, दिस इज मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट, और लिगामेंट ऑफ रिस्टबर्ग, लिगामेंट ऑफ रिस्टबर्ग और मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपको नजर आ रहा है. So arcuate ligament DC passes from the tip of the styloid process posterior to the lateral ligament, blends origin of the lateral head of the gastrocnemius and oblique popliteal ligament. Edge of the capsule arches over popliteus and may give partial origin to popliteus muscle. खैर इतनी इसकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है. और ये देखिए वाई शेप्ड, बेटा आखिर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो भी चीजें होंगी. Thickening of the posterior lateral capsule which arise from the fibular styloid process divided in two limbs. इसकी दो लिम्स बनती है, एक मीडियल है जो oblique popliteal ligament से मिलती है, एक लेटरल है जो lateral head of gastrocnemius से जाके मिलती है. यहाँ पर ये है अब आर्कुएट, ये जो ब्लू एरो में ये दिखाया गया है ना, ये वाला मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट हमारे पास दो हैं, एक एंटीरियर मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट, एक पोस्टीरियर मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट. दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल. ये पोस्टीरियर हमने देखा था जो रिस्टबर्ग था, और हम्फ्री जो लिगामेंट है ये एंटीरियर है जो लिगामेंट, दोनों लेटरल मेनिस्कस से अराइज होके एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों नाम दिया गया, बिकॉज दे आर एक्चुअली रैपिंग अराउंड द पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट. एक इसके पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट, एक पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट के एंटीरियर है तो एंटीरियर मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट, दोनों जाके फीमर पे अटैच होते हैं. मेनिस्कोफीमोरल, मेनिस्कस से फीमर की तरफ. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें, ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ये इसका एंटीरियर लिम्ब है तो ये एंटीरियर मेनिस्कोफीमोरल और ये पोस्टीरियर मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट. ये पोप्लिटेस का टेंडन दिखाया गया है. और ये आप देखें, ये जो लिगामेंट है बिटवीन मेनिस्कस, ये मेनिस्कस है इसके और टिबिया के बीच में, ये दोनों साइड्स पे इसके और टिबिया के बीच में ये जो लिगामेंट्स हैं इनको कहते हैं कोरोनरी लिगामेंट्स. मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट्स भी कह सकते हैं आप, और कोरोनरी लिगामेंट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, देखिए फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच्ड टू पेरिफेरी ऑफ मेनिस्का. अब आप देखिए connects the periphery of the menisca to the tibia. Fibrous capsule जो मेनिस्का पे अटैच है दोनों पे, और वो अटैच मेनिस्का पे अगर अटैच है तो वही फाइब्रस कैप्सूल है, पार्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल. मेनिस्कस से लेकर टिबिया तक जाता है, मेनिस्कस से लेके टिबिया तक जाता है. इट इज कॉल्ड एज द कोरोनरी लिगामेंट.
दे आर द पोर्शन ऑफ द कैप्सूल दैट इज स्ट्रेस्ड इन रोटेटरी मूवमेंट्स। रोटेटरी ये देखेंगे यहाँ पर मेनिस्कस से टिबिया की तरफ ये डेश्ड ब्लैकिश लाइन और ये रेडिश कलर जो हम मार्क किया गया है, दीज आर कोरोनरी लिगामेंट्स। यहाँ पर आप देखिए ये क्रूशियल लिगामेंट्स भी दिखाए गए हैं और ये अपर पार्ट ऑफ द मेनिस्का है। मेनिस्का का जो लोअर पार्ट है ना फ्लैट है, अपर पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा कर्व्ड है, गैप है, क्योंकि फीमोरल कंडाइल थोड़ा सा कर्व्ड है तो उसमें अकोमोडेट हो सके। तो आप देखिए कि ये देखें ये डीप इन हो गया। इसमें आप एक चीज देखेंगे जो आप कहेंगे कि ये क्यों, कि आउटर मार्जिन जो रेडिश है और इनर मार्जिन ब्लूइश है, व्हाइट है, क्यों? वो इस वजह से, वो इसकी ब्लड सप्लाई की वजह से। आगे डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं इसको। ये देखें आपको ये छोटा अगर नजर आए तो लेटरल और बड़ा जो नजर आए तो मीडियल, क्योंकि मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर बड़ा है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए। अच्छा, ये मेनिस्काई के जो एंड्स हैं which are attached to the tibia, अगर मीडियल मेनिस्कस है तो उसका लेटरल एंड और लेटरल मेनिस्कस का मीडियल, these are called as the horns, HORNS, horns of the meniscus। ये जो यहाँ पर अटैच होते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये हॉर्न्स, एक ये और एक ये छुप गया यहाँ पर। They are attached to the intercondylar area of the tibia, and you can see that we have these cruciate ligaments, ये anterior cruciate ligament और ये posterior cruciate ligament यहाँ पर आपको नजर आएगा। और ये क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, तभी तो अब देखिए ना, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपको नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और असल में क्या है कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, बोन है, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, तो हमें उनके बीच में फ्रिक्शन हो सकती है। तो हम वी नीड फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट, हमें फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट चाहिए। उसकी वजह से नेचर ने बेग्स ऑफ फ्लूइड्स यहाँ पर दिए हैं, दे आर कॉल्ड एज बर्सा। तो ये आप देखें कि सुप्रा पटेलर, पटेला के ऊपर है, और पटेला के आगे है तो प्री पटेलर, और नीचे तो इंफ्रा पटेलर। मगर इंफ्रा पटेलर दो है हमारे पास, एक सुपरफिशियल है जो स्किन और लिगामेंटम पटेली के बीच में है, और एक लिगामेंटम पटेली और टिबिया के बीच में है, तो ये डीप है, और ये सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा है। अच्छा, अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई आप देखें कि जो भी ज्वाइंट्स हमने पढ़े हैं वहां पर एनास्टोमोसिस बनता है, बाईपास चैनल्स बनते हैं। यहाँ पर एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट, और कैसे बनता है? एक तो हमने देखा कि पॉप्लिटल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी बिकम्स पॉप्लिटल आर्टरी बाय पासिंग थ्रू द एडक्टर हाइएटस, हाइएटस इन द एडक्टर मैग्नस। जब आती है तो फीमोरल आर्टरी बन जाती है। फीमोरल आर्टरी जब है तो यहाँ पर पॉप्लिटल आर्टरी बन जाती है, फीमोरल बिकम्स पॉप्लिटल। और पॉप्लिटल जब यहाँ बन जाती है तो वो अपनी ब्रांचेस देती है 5, 2 लेटरल की तरफ सुपीरियर और इंफीरियर, 2 मीडियल की तरफ सुपीरियर एंड इंफीरियर, और एक सेंटर में। तो अच्छा, वो सारी की सारी नी के लिए, और नी के लिए वर्ड यूज होता है जेन्यू, बेंड। तो दे आर कॉल्ड एज जेनिकुलर ब्रांचेस। तो लेटरल की तरफ 2 हैं, सुपीरियर लेटरल, इंफीरियर लेटरल। मीडियल की तरफ भी 2 हैं, तो सुपीरियर लेटरल और इंफीरियर लेटरल। एक सेंटर में बिल्कुल है तो वो है मिडिल। और सेंटर वाली जो मिडिल है उसका काम क्या है? मिडिल जेनिकुलर बाकी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा तो आपको ये समझाऊं कि वो उसका काम क्या है एक्चुअली। यहाँ पर देखें, और भी थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो मिडिल जेनिकुलर ब्रांच है, ये जो गैप है ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट में, इसको पियर्स करेगी। ये यहाँ पर कर्सर मैंने रखा हुआ है, ये फोरामेन है एक्चुअली, ये गैप है, इसको पियर्स करेगी। उसके बाद कैप्सूल को पियर्स करेगी मिडिल जेनिकुलर ऑफ पॉप्लिटल आर्टरी, और उसी के साथ मिडिल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व, दोनों इसके अंदर जाएंगे, ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट को पियर्स करेंगी, फिर कैप्सूल को पियर्स करेंगी और अंदर चली जाएंगी, और इंटीरियर ऑफ द जॉइंट को, जॉइंट के अंदर दे आर सप्लाइंग मिडिल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटल आर्टरी एंड मिडिल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व। ओके, तो ये हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास पॉप्लिटल आर्टरी की जेनिकुलर 5 ब्रांचेस, सुपीरियोलेटरल, इंफीरियोलेटरल, सुपीरियोमीडियल, इंफीरियोमीडियल और मिडिल जेनिकुलर। उसके अलावा अगर मीडियल साइड पे है तो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, एंड डिसेंडिंग ब्रांच लेटरल साइड पे डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये ऊपर से, और नीचे से
एंटीरियर टिबियल आर्टरी की दो रिकरेंट ब्रांचेस, एंटीरियर टिबियल रिकरेंट और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स फिब्रिल ब्रांच। ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है और बाईपास चैनल हमारे पास बनता है। ब्लड सप्लाई ये यहाँ पर सारा ये भी दे दिया गया, आप देखें ये सारा इसका जो है सारी ब्रांचेस हैं। पॉप्लिटल की 5 ब्रांचेस, ये डिसेंडेंट जेनिकुलर, एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट, सर्कमफ्लेक्स फिब्रिलर। मैंने आपको जो बताया था कि जो सेंट्रल पोर्शन व्हाइटिश मेनिस्कस का दिखाएगा और पेरिफेरल जो है रेडिश जोन लिखाएगा, क्योंकि पेरिफेरल जोन को ये आर्टरी सप्लाई करती है। ये देखें ये इंफीरियर ऑब्वियसली क्योंकि जो पॉप्लिटल आर्टरी की सुपीरियर जेनिकुलर है वो तो फीमर की तरफ जाएंगी, लेटरल और मीडियल है। इंफीरियर जेनिकुलर जो लेटरल मीडियल है वो टिबिया की तरफ जाएंगे। दे आर सप्लाइंग इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांचेस, दे आर सप्लाइंग द medial and lateral, they are supplying medial and lateral condyles और के स्ट्रक्चर जो है, तो they are supplying the periphery of the meniscus। मगर जो सेंट्रल पोर्शन है मेनिस्कस का, इट इज सप्लाइड बाय, यहाँ पर इसको नरिश करता है साइनोवियल फ्लूइड, खुद नरिश करता है। तो इसीलिए पेरिफेरल जोन जो पहले हमने फिगर में देखा कर रेडिश है और सेंट्रल ये जोन जो है वो व्हाइटिश है। ठीक है। नर्व सप्लाई जो है, जो भी नर्व है, जो हिल्टन ला है कि जो जॉइंट पे जो मसल्स एक्ट करती हैं उनको जो नर्व सप्लाई करेंगे दे विल सप्लाई दैट जॉइंट। तो उसमें आप देखें कि टिबियल नर्व की जेनिकुलर ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व की जेनिकुलर ब्रांचेस, टिबियल नर्व की सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल जेनिकुलर, मैंने कहा था ना कि वो अंदर जाती हैं जॉइंट में, और कॉमन पेरोनियल की सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और रिकरेंट। कॉमन पेरोनियल की लेटरल जेनिकुलर होंगी क्योंकि वो कॉमन पेरोनियल लेटरल की तरफ जाती है। टिबियल नर्व मीडियल की तरफ रहती है तो उसकी मीडियल जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं, उसकी मिडिल भी होती है। फीमोरल नर्व अपने ट्विक्स देगी थ्रू द नर्व टू वास्टाई, और ऑब्ट्यूरेटर नर्व गिव जेनिकुलर ब्रांच फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, वो सीधी फॉलो करके एडक्टर मैग्नस को सीधी जॉइंट तक पहुंच जाती है। जो मूवमेंट्स होती है यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यू नो वेरी वेल दैट एक्सटेंशन इज परफॉर्म्ड बाय द क्वाड्रिसेप्स मसल, फ्लेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मसल्स व्हिच आर क्रॉसिंग द नी जॉइंट पोस्टीरियरली। और आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं, आप थोड़ा सा आप सोचें तो उसमें आपको ये लगेगा कि हेमिस्ट्रिक मसल्स दे आर क्रॉसिंग द नी जॉइंट पोस्टीरियरली, दे आर द फ्लेक्सर्स। गैस्ट्रोनीमियस एंड प्लांटर्स, नॉट सोलियस, गैस्ट्रोनीमियस एंड प्लांटर्स दे आर आल्सो क्रॉसिंग द नी जॉइंट posteriorly, so they are the flexors, and even the popliteus muscle as well, it is crossing knee joint posteriorly, so it is also the flexor of the knee joint। मगर rotations जो हैं, अगर medial rotation it is performed by the sartorius, gracilis and semitium, क्योंकि वो medial side पे है, अगर lateral side पे तो biceps femoris। मगर इसमें एक चीज और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है मीडियल और लेटरल रोटेशन का। वो क्या है कि एक्चुअली क्या है कि जब फुल एक्सटेंशन होती है नी जॉइंट की तो वो आखिर में लॉक हो जाता है, हम सीधे खड़े हैं। अगर लॉक नहीं हो ना तो हम माइकल जैक्सन की तरह सारे दिन ना वो डांस करते रहे। तो लॉकिंग मैकेनिज्म इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये भी एक स्टेबिलिटी है कि आपकी बॉडी को पूरी को सपोर्ट करके बिल्कुल स्टैटिक खड़े रहना। तो नी आखिरी डिग्री, लास्ट डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन, नी इज लॉक्ड, और ये पैसिव फिनोमेना है। लॉकिंग जो है वो खुद ब खुद हो जाती है, मगर अनलॉकिंग जो है वो उसके लिए फोर्स चाहिए, एक्टिव फिनोमेना। तो नेचर ने उसके लिए मसल दी है, पॉप्लिटस मसल। अब हम कहें ना कि रोटेशन जो होती है लॉकिंग या अनलॉकिंग में, आया मीडियल रोटेशन फीमर की होती है या मीडियल रोटेशन टिबिया की होती है या लेटरल रोटेशन होती है, क्या होता है, कैसे समझ में आए? तो आप अनलॉकिंग को समझें, आपको लॉकिंग समझ में आ जाएगी। कैसे कि अनलॉकिंग एक्टिव फिनोमेना, अनलॉकिंग के लिए हमें फोर्स चाहिए, दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द पॉप्लिटस मसल। और पॉप्लिटस मसल का जो है आप देखें यहाँ पर कि पॉप्लिटस मसल की अटैचमेंट देखें, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। पॉप्लिटस मसल इज अटैच्ड ऑन द फीमर ऑन लेटरल साइड, फीमर पे देखें लेटरल साइड पे अटैच है, गोज डाउनवर्ड एंड मीडियली टू बी अटैच्ड टू द टिबिया। अब यहाँ पर मीडियल है, टिबिया पर मीडियल साइड पे आ गई और फीमर पे लेटरल साइड पे है। तो इसका मतलब है कि पॉप्लिटस मसल या तो फीमर की के लेटरल साइड पे है तो उसकी लेटरल रोटेशन कराएगी, या टिबिया पे मीडियल साइड पे है तो उसकी मीडियल रोटेशन कराएगी। और ये
करा रही है लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर या मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया इन अनलॉकिंग, क्योंकि ये हम अनलॉकिंग फोर्स चाहिए, अनलॉकिंग एक्टिव फिनोमेना है। तो इसका मतलब है कि इन अनलॉकिंग क्या होता है कि वी हैव अ लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर एंड वी हैव अ मीडियल रोटेशन ऑफ द टिबिया। तो फिर लॉकिंग में क्या होगा, अपोजिट चले जाए, या तो मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर या तो लेटरल रोटेशन ऑफ द टिबिया इन लॉकिंग। ठीक है, इन अनलॉकिंग, अनलॉकिंग जब याद आप सिर्फ ये जहन में रहे कि अनलॉकिंग एक्टिव फिनोमेना है, उसके लिए मसल चाहिए और मसल पॉपुलेटस है, और पॉपुलेटस जो है फीमर पे लेटरल की तरफ अटैच है, तो वो लेटरल रोटेशन कराएगी फीमर की अनलॉकिंग में, या फिर टिबिया पे मीडियल साइड पे अटैच है तो इट काज मीडियल रोटेशन ऑफ द टिबिया इन अनलॉकिंग। अनलॉकिंग में ये होता है, तो लॉकिंग आपको खुद ब खुद उल्टा कर दे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब ये थोड़ा सा जेन्यू वेलगम एंड जेन्यू वेरम। वेलगम में क्या होता है कि ये जो नॉक नी आपस में अपोज करते हैं, और ये नॉक नी की पोजीशन आती है तो फीट कैन नॉट ज्वाइन ईच अदर, फीट एक दूसरे को आपस में कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। और जेन्यू वेरम जो है इसमें नी दे आर सेपरेटेड अपार्ट। ये यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये कैप्सुलर अटैचमेंट है, ये रेडिशियो है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आप देखिए ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज। टिपिकल साइनोवियल जॉइंट में हमेशा हाइलन कार्टिलेज होता है, ये याद रहे। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट आपको बर्सा भी दिखाए, प्री पटेलर बर्सा, सुप्रा पटेलर बर्सा। ये फोल्ड ऑफ आप देखिए, हाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन का फोल्ड ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन और फीमर के बीच में ये ऊपर जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये जो है अब फोल्ड बेग ऑफ फ्लूइड है, तो ये थोड़ा सा उभरेगा, तो यहाँ पर ये प्रेस हो सकता है, मगर क्या है कि इसके अपर मार्जिन पे, दिस इज सुप्रापटेलर बर्सा। सुप्रापटेलर बर्सा इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट। इसके अपर मार्जिन पे एक मसल अटैच होती है, जो उसका नाम क्या है, वो जॉइंट के लिए है इसीलिए उसको आर्टिकुलर्स कहते हैं, और किस जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए तो आर्टिकुलस जेन्यू, जेन्यू मींस नी, आर्टिकुलस जेन्यू। ये अपर मार्जिन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन जो ये फोल्ड ऊपर जाता है उसके अटैच होती है। जब भी एक्सटेंशन होती है तो इसको खींच के, ये दोनों ऐसे होते हैं ना उसके जो है लेयर्स, वो आपस में ऐसे हो जाते हैं, तो वो क्रशिंग नहीं होती। क्वाड्रिसेप्स टेंडन और फीमर के बीच में उसकी क्रशिंग नहीं होती। ठीक है, आप ये सुपीरियर सरफेसेस ऑफ मेनिस्का यहाँ पर, और ये है क्रूशिएट लिगामेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। एंड यू कैन सी द हॉर्न्स, ये देखेंगे जो ग्रीनिश कलर हैं ये एंट्री हॉर्न, और ब्लूइश कलर हैं पोस्टीरियर हॉर्न्स, ये एक्चुअली ये पार्ट्स हैं इसके जो है ना। और एक चीज और, एक यहाँ पर सॉरी फिगर में किसी में मेंशन नहीं है कि एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ लेटरल एंड मीडियल मेनिस्कस, ये आपस में ज्वाइंट है बाय फाइब्रस बैंड, इसको कहते हैं एंटीरियर लिगामेंट। और एंटीरियर हॉरिजॉन्टल लिगामेंट या हॉरिजॉन्टल लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये आपस में ज्वाइंट एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ लेटरल एंड मीडियल मेनिस्का यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग, ये स्पेशल क्रॉसिंग, अब ये देखें पूरी की पूरी क्रॉसिंग क्रूशिएट लिगामेंट्स की यहाँ पर दिखाई गई है। तो दिस इज वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ नी जॉइंट, क्योंकि हमें आज दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो बच्चे जिनके रह गए हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे रहा था। आप देखिए यहाँ पर ये रेडिश मार्जिन इस वजह से कि ये मार्जिन जो है सप्लाइड बाय द ब्लड सप्लाई बाय द आर्टरीज, मगर ये सेंट्रल पोर्शन जो सप्लाइड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन इटसेल्फ। और फेट, पेड ऑफ फेट, ये जो बिटवीन पटेलर लिगामेंट पटेली और ये जो उसके बीच में यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये सारी चीजें, ये साइनोवियल फोल्ड आपको पर, ये सारे साइनोवियल फोल्ड्स एक्चुअली बेग ऑफ फ्लूइड है, और ये बर्सा ये बना रहे हैं, ये देखिए ये सुप्रा पटेलर बर्सा, यहाँ पर ये साइनोवियल फोल्ड ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर आपको ये लिगामेंट्स दिखाए गए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यू रीजन, दैट इज द थोरेक्स। थोरेक्स जब हम व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, अगर हम क्या करेंगे आखिर में, अगर एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल हैव द नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजन, की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सटेंशन उसकी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द थोरेक्स, और उसकी थोरेसिक वाल कैसे बनती है। तो वी जस्ट डिस्कस, जब हम थोरेक्स की बात करते हैं तो आप जहन में रखें कि थोरेक्स में
स्केलेटन अराउंड सराउंड पूरे के पूरे चारों तरफ से स्केलेटन है व्हिच एक्चुअली फॉर्म्स ए कैविटी इनसाइड। नेचर ने यहाँ पर क्यों दिया है? इस वजह से कि wherever mostly the vital organs they are protected by means of the skeleton। जहां भी vital organs होते हैं तो वो जो है वाइटल ऑर्गन्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ, जैसे हमने देखा कि हमें आपको नॉलेज है इसका कि ब्रेन यहाँ पर स्केल है हमारे पास जो इसको प्रोटेक्ट करता है। स्पाइन उसकी एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड, पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो सेंट्रल फोरामिन है, वर्टिब्रल कैनाल, उसमें वो लॉज करती है तो पूरा उसको सराउंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वाइटल ऑर्गन्स। एक तो central portion of the cardiovascular system, we have the heart, and then we have the respiratory organ, that is the lungs, right and left, two lungs here and one heart here. These are protected by means of this thoracic skeleton। मगर फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये वाइटल ऑर्गन्स हैं तो नेचर ने यहाँ पर स्केलेटन अराउंड सराउंड बना दिया, चलो ठीक है। द थिंग इज दैट कि ये जब अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर दोनों वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो ये जो नेचर ने, जैसे हमने कहा कि ब्रेन के लिए स्केल है, पूरा इसको कवर करना बंद किया। यहाँ पर बार्स क्यों है? पूरे का पूरा बोन बन जाता है। अगर पूरे का पूरा बोन बन जाता चलो ठीक है, तो हम उसको करें कि हमारे पास दो ऑर्गन, एक तो हार्ट है सेंटर में लाई करती है, बिल्कुल थोरेसिक कैविटी के सेंटर में, मगर लंग्स दे आर ऑक्यूपाइड इन द पेरिफेरी और मोस्ट ऑफ द अबाउट 4/5 ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स जो है टच करते हैं इनको स्केलेटन को। अब लंग्स का काम क्या, तो हम कंटिन्यूस, अच्छा ये दोनों वाइटल ऑर्गन्स की स्पेशलिटी ये है कि दोनों कंटिन्यूसली मूविंग। अब हार्ट तो सेंटर में पड़ी है मगर लंग्स तो पेरिफेरी में पड़ी है ना, वो टच करते हैं स्केलेटन को, तो कंटिन्यूसली मूव जब लंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्केलेटन भी कंटिन्यूस मूव करे ऑब्वियसली। तो अगर स्केलेटन कंटिन्यूस मूव करे तो अगर पूरे का पूरा स्केलेटन अगर जैसे स्केल है तो इसको उठाना बड़ा प्रॉब्लम है। तो नेचर ने क्या किया कि इसको बार्स बना दिए, बार्स, छोटी छोटी बार्स बना दिए और बीच में सॉफ्ट टिश्यू दे दिया। अब एक सीरीज ऑफ एक्शन हो गया। पहले इसको ऊपर उठा के फर्स्ट रिब को, ये रिब्स हैं, अब उसको आगे डिस्कस करते हैं, फिक्स कर दिया। उसके बाद ये सेकंड को उठाया, सेकंड थर्ड को उठाया, थर्ड फोर्थ को उठाया। एक दूसरे को तो इतनी फोर्स नहीं लगेगी, अगर ये पूरे का पूरा बोन होता तो उठाना बड़ा प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए नेचर ने एक तो प्रोटेक्शन है वाइटल ऑर्गन के, इसलिए बोन दे दिया, मगर बोन को सीरीज ऑफ बार्स में बना दिया ताकि उसको उठाना बहुत ही इजी लगे ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज देखें कि एक्सटेंशन क्या है। सॉरी, सुपीरियरली जुगुलर नॉच, यहाँ पर आपको ये जुगुलर नॉच, ये जो नॉच है सुप्रास्टर्नल नॉच भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जुगुलर वेन होती है इसीलिए इसको जुगुलर नॉच भी कहते हैं, अदरवाइज इट इज कॉल्ड सुप्रास्टर्नल नॉच। ये स्टर्नम का जो अपर पार्ट है उसकी ये नॉच है। सॉरी, और स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, सॉरी, ये स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल, ये पूरी की पूरी जो है ना, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है इसकी सुपीरियर पार्ट ऑफ द थोरेक्स की। हम एक्सटेंशन देख रहे हैं, बाउंड्री देख रहे हैं। एक्रोमियन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 इज एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, हाँ यहाँ तक, और C7 का स्पाइनस प्रोसेस। C7 वैसे तो थोरेक्स T1 थोरेसिक 1 वर्टिब्रा से स्टार्ट हो, मगर C7 का मतलब ये है कि वो जो स्पाइन है थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है ना, तो वो यहाँ तक इस लेवल तक आ जाता है। तो पोस्टीरियरली जो है अपर लिमिट है C7 का स्पाइन। इंफीरियर लिमिट क्या है? ज़ीफर्ट प्रोसेस, आखिरी पार्ट ऑफ स्टर्नम, लास्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। कॉस्टल आर्च, ये जो एक ये जो कार्टिल कॉस्टल मार्जिन,
कॉस्टल कार्टिलेज, 3 रिब से 8, 9, 10 ये तीनों मिलके एक कॉस्टल मार्जिन बनाते हैं जिसको कॉस्टल आर्च भी कहते हैं। और 12th 11th एंड 12th रिब और T12 पोस्टीरियरली T12 वर्टिब्रा, ये है इसकी एक्सटेंशन, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। और ये थोरेसिक वाल और अंदर जो है वो थोरेसिक कैविटी है। दो रीजन, थोरेसिक वाल अलग है और कैविटी ऑब्वियसली वाल जो आउटसाइड सारी जो बाउंड्रीज बनती हैं। हम एक्सटेंशन देखें इसकी, तो एक्सटेंशन क्या है कि जो अपर पोर्शन है, अब ये एक्चुअली थोरेक्स जो है इट इज रीजन बिटवीन, अगर ऊपर जाए तो नेक, अगर नीचे जाए तो एब्डोमेन, बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन दिस रीजन, अपर लिमिट। और दोनों तरफ we have a gap opening that actually continues above, it is continuous with the neck, below lower down it is continuous with the abdomen, ऊपर जो कंटिन्यू है नेक के साथ इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, सीधा सीधा सिंपल सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर। ठीक है, वो कैसे बनता है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा ऑफ T1 और किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि सर ड्यू टू नेट प्रॉब्लम आई कैन नॉट अटेंड ज्वाइन द क्लास। बेटा अब ये प्रॉब्लम्स तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि जो है हमारे पास लोड शेडिंग है, तो बेटा देयर आर डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ दिस आर व्हाट वी कैन डू। एक्चुअली हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, कभी हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो हम वी आर एक्चुअली ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंटिन्यूअसली टेकिंग द क्लासेस। अब ये चीजें तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी होंगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इशू है तो। सो सी, अब अपर लिमिट, अपर सुपीरियरली दिस thorax is continuous with the neck by superior thoracic aperture जो ओपनिंग है, inferiorly it is continuous with the abdomen by inferior thoracic aperture। superior thoracic aperture की जो बाउंड्रीज है वो क्या है, बट thoracic 1 vertebra posteriorly, और उसके साइड्स पे आप जाए तो आपके फर्स्ट रिब जो है, और एंटीरियरली जो है अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं, जो अपर पार्ट है इसको मेन्यूब्रम कहते हैं, जो मिडिल पार्ट है ये पूरे का पूरा बड़ा इसको बॉडी कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है ये ज़ीफॉइड प्रोसेस, XIPHOID ज़ीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। तो जो अपर थोरेसिक अपर्चर है इसकी बाउंड्री है पोस्टीरियरली थोरेसिक 1 वर्टिब्रा, क्योंकि पोस्टीरियरली थोरेक्स कहाँ से, थोरेसिक 1 से थोरेसिक 12 तक ये थोरेक्स है वर्टिब्रा से। तो T1 वर्टिब्रा, साइड्स में फर्स्ट रिब, और anteriorly we have this manubrium part of sternum, ये superior thoracic aperture। ठीक है, अब superior margin of manubrium is in approximately the same horizontal plane as intervertebral disc between T2 and T3। अब आप देखें कि वैसे तो पोस्टीरियरली हमने कहा कि T1 वर्टिब्रा जो है अपर लिमिट है थोरेक्स की, मगर ये जो अपर पार्ट, अपर मार्जिन है मेन्यूब्रम का, ये एट द लेवल ऑफ डिस्क बिटवीन T2 एंड T3। क्यों, क्योंकि वो नीचे, अब आपका जो ऐसे बन रहा है ना ये है अपर्चर, ये अपर्चर ऐसे नहीं है लोअर डाउन, ये ऑब्लिकली एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड जाता है। तो इसीलिए जो है थोरेसिक अपर्चर एक्चुअली फेस ऊपर बिल्कुल नहीं कर रहा, एंटीरो सुपीरियरली फेस कर रहा है। तो जो एंटीरियर मार्जिन है स्टर्नम का, ये सुपीरियर मार्जिन स्टर्नम का ये नीचे थोड़ा है, तो इट इज एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T2 एंड T3। ठीक है, ये थोड़ा सा जहन में रहे। ठीक है, और इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर जो है ये यहाँ पर थोरेक्स इज कंटिन्यूअस विद द एब्डोमेन, मगर यहाँ पर थोड़ी सी इशू ये है कि ये सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर भी कवर्ड है मगर बीच में थोड़ा सा खुला हुआ है, मगर इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर जो है वो बेटा आखिर में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, प्लीज थोड़ा अभी थोड़ा सा मुझे छोड़ दे कि मैं आपको जो है। ठीक है, तो अब मगर inferior thoracic aperture which is continuous with the abdomen, यहाँ पर it is filled by musculotendinous partition। musculotendinous partition जो है between thorax and abdomen आ जाता है, this is called as a diaphragm। diaphragm और भी है बॉडी में, इसीलिए इसको स्पेशली कहते हैं thoraco abdominal diaphragm।
ठीक है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, विल बी डिस्कस्ड विद यू बाय सम whatever who is allotted this topic. So we see here ये डायफ्राम, मगर आप देखेंगे कंटिन्यूशन तो होगी, क्यों? क्योंकि आपका जो फुट ट्यूब है ये अंदर जा रहा है, थोरैक्स से पास होकर फिर एब्डोमेन में जाएगा। लार्ज आपका सेंट्रल पोर्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट वो थोरैक्स में पड़ा हुआ है, मगर जो ब्लड वेसल मेजर है वो तो नीचे एब्डोमेन में भी जाएगी, तो उसके लिए भी, या नीचे से जो ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा से वो भी हार्ट की तरफ जाएगा। तो देयर आर गैप्स इन डायफ्राम, और ये 3 गैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुट ट्यूब के लिए, जो इसोफेगस के लिए इसोफेजियल ओपनिंग है, या मेजर आर्टरी जो एओर्टा है एओर्टिक ओपनिंग है, या इंफीरियर वेना केवा के लिए ओपनिंग है, वेना केवल ओपनिंग है, वो और उनके थ्रू जो स्ट्रक्चर पास है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी। ओके बेटा, सो अब देखिए कि इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर के स्केलेटल एलिमेंट्स क्या, कि इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर का जो बोन्स हैं वो कौन से बोन्स हैं जो बाउंड्री बनाते हैं? बॉडी ऑफ वर्टिब्रा T12, ऑब्वियसली T12 है, उसके बाद तो लंबर स्टार्ट हो जाते हैं। रिब जो है 12 एंड 11 पोस्टीरोलेटरली, मगर एंटीरियरली नहीं, पोस्टीरोलेटरली, क्योंकि ये एंटीरियरली क्या है कि 9th 7 to 10, 7 फिर 8 9 10, क्योंकि 8 9 10 जो है ये एक मार्जिन बना रहे हैं जिसको कोस्टल मार्जिन कहते हैं, कोस्टल आर्च भी कहते हैं इसको ये। और 11 12 जो है वो 11 12 जो है आप ये ध्यान में रखें कि 11 12 आगे नहीं जाती, वो इसके साथ नहीं मिलती, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वो फ्रीली फ्लोट करती हैं एब्डोमेन में, ये स्टर्नम या ये कास्टल मार्जिन के साथ नहीं मिलती, दे आर फ्लोटिंग दिस। ठीक है, तो वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, वो लेटरली प्रेजेंट है, आगे नहीं है। तो पोस्टीरियरली बिल्कुल पोस्टीरियरली जो T12 वर्टिब्रा है, पोस्टीरियरली 11th एंड 12th रिब है, मगर एंटीरियरली जो है कास्टल आर्च कास्टल मार्जिन है जो 7 to 10 रिब्स है। ठीक है, वो इसको, और एंटीरियरली फिर क्या होता है, बिल्कुल एंटीरियरली वो लीफाइड प्रोसेस है स्टर्नम का, ये लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम, लीफाइड प्रोसेस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो कैसे बनता है थोरैक्स के, पोस्टीरियरली वी हैव द 12 थोरैसिक वर्टिब्री, 1 से लेके thoracic 1 से लेके thoracic 12 तक, 12 thoracic vertebrae posteriorly they are forming the posterior part of the thoracic skeleton, thoracic wall, whatever you say. Posterior and lateral and anterior sides ये जो पूरी curved हैं, these are the ribs। हमारे पास कितनी है, 1 से लेके 12 तक 12 रिब्स हैं, मगर उनमें से आप देखें कि जो अपर 7 रिब्स है वो डायरेक्टली आके जैसे स्टर्नम के साथ मिलती है। ये देखिए बीच में जो है रिब और स्टर्नम के बीच में ये कार्टिलेज है, और कार्टिलेज किसके साथ अटैच है, रिब के साथ, इसलिए इसको कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टम मींस रिब, कॉस्टम एनाटॉमी में जो है ना, एनाटॉमी में रिब को कहते हैं, इसलिए कॉस्टल कार्टिलेज, ये ब्लूश जो है। तो रिब जाके स्टर्नम के साथ डायरेक्टली, अगर ये जैसे डायरेक्टली मिल रही है, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रा से लेके सीधी सीधी स्टर्नम पे चली जाए। मगर 8 9 10 ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली नहीं मिल रही हैं, ये क्या करती हैं कि एक ये 8 9 10 ये एक कॉस्टल मार्जिन बना रही है तीनों, और ये कॉस्टल मार्जिन जाके 7 के कॉस्टल मार्जिन के साथ मिलके फिर उसके थ्रू जाके स्टर्नम, मींस कि ये इनडायरेक्टली जा रहा है, ये डायरेक्टली इनकी तरह नहीं जा रहा है, इसीलिए इनको कहते हैं फॉल्स रिब। अब इनको ये जो ट्रू रिब्स हैं 1 से 7 तक, हमने इनको कहा कि वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रा से स्टर्नम तक, ठीक है, ट्रू रिब्स हैं। मगर ये 8 9 10 ये तो डायरेक्ट स्टर्नम पे नहीं जा रही है, ये पहले कार्टिलेज बना रही है, कार्टिलेज जाके जो है 7 कार्टिलेज से मिलके फिर स्टर्नम पे जाता है, इसलिए अब ये रिब्स जो है कार्टिलेज के साथ मिलती हैं, तो इसको कहते हैं वर्टिब्रो, क्योंकि वर्टिब्रा से तो ऑब्वियसली आती हैं, सारी रिब्स आती हैं 1 से 12 तक। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रम मीन्स रिब कार्टिलेज, कॉन्ड्रम मीन्स कार्टिलेज, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ऊपर वाली वर्टिब्रो स्टर्नल 7 तक, 8 9 10 वर्टिब्रो कॉन्ड्रल,
और उनके नीचे जो दो हैं वो आगे आती नहीं है, वो फ्लोट करती हैं, फ्रीली फ्लोट करती है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। मगर माइंड इट के इनके जो टिप्स है ना, यहाँ पर कार्टिलेज अटैच होता है, क्योंकि ये बोन है, बोन जो है ना आगे आगे ये एब्डोमेन में जाती है, फ्लोट करती है एब्डोमेन के मस्कुलेचर के, ये उनको इरिटेट कर सकती है। तो कार्टिलेज जो होता है वो स्मूथ होता है, वो अगर टच भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए नेचर ने इनकी टिप्स पे जो फ्लोटिंग रिब्स है यहाँ पर कार्टिलेज दिया हुआ है। ठीक है। और आगे की तरफ हमारे पास इसमें जो है वो स्टर्नम है। स्टर्नम के हमारे पास 3 पार्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपर पोर्शन है, ये देखकर नजर आ रहा है, ये मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, ये अपर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द मैन्यूब्रम पार्ट ऑफ द स्टर्नम। और ये जो मिडिल पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। और ये नीचे वाला जो है, ये दिस इज कॉल्ड एज द ज़ीफॉइड प्रोसेस। 3 पार्ट्स हमारे पास, मैन्यूब्रम, बॉडी और ये ज़ीफॉइड प्रोसेस। यहाँ पर ये लेटरल व्यू है, आप देखें, लेटरल व्यू इसलिए मैंने रखा है कि आप देखें यहाँ पर कि यहाँ से ये देखिए, ये 2 आखिरी जो रिब्स हैं ये आगे नहीं जा रही, 10 तक तो ये जा रही हैं, ठीक है, ये 7 तक ये डायरेक्ट स्टर्नम पे, 8 9 10 ये कार्टिलेज बना के 7 के कार्टिलेज से मिल के स्टर्नम पे, तो ये वर्टिब्रो कॉन्ट्रल हो गई। मगर 11 12 वो फ्रीली फ्लोट कर रही है, वो आगे नहीं जा रही है, इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। और इनके बीच में, रिब्स के बीच में जो स्पेसेस बनी है, तो रिब को कहते हैं कॉस्टम। तो बिटवीन द रिब्स इंटरकॉस्टल स्पेसेस, दीज आर कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल स्पेसेस। और यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर होंगे, चाहे मसल हो, चाहे नर्व्स हो, आर्टरीज हो, दे आर कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल। एक्सक्यूज मी। ओके बेटा, सो यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर आप देखें थोड़ा स्टर्नम को, बेटा आखिर में करेंगे थोड़ा सा डिस्कस में, 1 मिनट लिए हैं। ये देखिए, ये स्टर्नम का मैन्यूब्रल पार्ट है, मैन्यूब्रम और इसके बीच में जो है बॉडी के बीच में, ये जो है मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट इसको कहते हैं। ये एक्चुअली ये है स्टर्नल एंगल, एंगल ऑफ नोइस। ये आपको बड़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर नजर आएगी, कि रिज प्रोमिनेंट नजर आएगी स्टर्नल एंगल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ये जो मैन्यूब्रम के अपर पार्ट पे आपको ये 2 फेसेट्स नजर आ रहे हैं। एक जो है वो इसके लिए क्लेविकल के लिए, तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। एक जो है वो फर्स्ट रिब के लिए, फर्स्ट रिब इज लाइंग जस्ट बिलो द क्लेविकल, इसलिए आप उसको फील नहीं कर सकते। मगर उसके नीचे अगर आएंगे तो आपको ये एक्सटर्नल एंगल से यहाँ से ये सेकंड रिब फील होगी। सेकंड रिब क्या करती है कि सेकंड रिब एक ही टाइम पे मैन्यूब्रम से भी मिल रही है, आधा उसका मैन्यूब्रम से मिल रहा है, आधा उसका जो है वो बॉडी से मिल रहा है। ये देखें 2 फेसेट्स, ये यहाँ से आप काउंट डाउन करेंगे तो सेकंड रिब से आप यू कैन काउंट डाउन द रिब एक्सटर्नल एंगल। इसके एक्सटर्नल एंगल की बहुत सी इंपॉर्टेंस है, बहुत सी इंपॉर्टेंस है। क्या होता है वहां पर, बहुत सी चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, कोई पार्टीशन होता है, कोई कुछ होता है। ये आस्ता आस्ता आपको सारी चीजें जब हम डिस्कस करते जाएंगे तो एक्सटर्नल एंगल की इंपॉर्टेंस कभी कभी आता है कि व्हाट चेंजेस अकर एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, मैन्यूब्रो एक्सटर्नल जॉइंट जो बनता है। तो माइंड इट के एक पहली पहली जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बनती है ना, जो पहली पहली पॉइंट ये है कि यू कैन काउंट डाउन द रिब्स हियर। आप सेकंड फील करते, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्योंकि बिलो क्लेविकल आप टच नहीं करते, सेकंड को आप टच कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद काउंट डाउन। और ये बॉडी के नीचे आपको ये रीफर प्रोसेस ये नजर आ रहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा ये आप ये आपके साथ एक और इंशाल्लाह हमारे टीचर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इसको सिर्फ आइडिया दिया है। और ये सारे जॉइंट्स जो बनते हैं, ये स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, और ये है फर्स्ट कॉन्ट्रल, ये प्राइमरी सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट, ये सारे आपको जो टीचर जिसके पास ये टॉपिक है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये किस तरह से रिब पोस्टीरियर से लेके एंटीरियर तक, और ये फिर लोअर डाउन नीचे आ रही है। तो इसीलिए अपर्चर का भी मैंने आपको बताया ना, कैसे उसका जो एंटीरियरली लोअर है, यहाँ से। अब हम जाते हैं आगे थोरेसिक कैविटी की तरफ। तो थोरेसिक कैविटी, अब थोरेसिक वाल हमने देख ली, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स इसमें जो है वो हैं। थोरेसिक कैविटी की तरफ जब हम जाते हैं तो अब क्या होगा कि अंदर जब देखेंगे तो इट इज बाउंडेड बाय चेस्ट वाल, जो वाल हमने अभी डिस्कस की है पूरी। पीछे आपके वर्टिब्री है, फिर रिब्स हैं, फिर एंटीरियरली आपका स्टर्नम है। ये पूरी की पूरी थोरेसिक वाल बन गई। और सॉरी
रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेसेस, दे आर फिल्ड बाय इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखें यहाँ पर ये चीज आ गई ना, मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो कैसे आते हैं आगे तो उसको डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, नीचे ये हो गई चारों तरफ इसकी बाउंड्री थोरेसिक कैविटी की। नीचे हमारे पास डायफ्राम है जो सेपरेट करता है थोरेक्स को एब्डोमेन के साथ। ये देखेंगे ये रेडिश कलर, ये ब्राउनिश कलर है, ये डायफ्राम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। और ऊपर जो है दिस thorax goes upwards to the root of the neck। ये जो लोअर पोर्शन है नेक का जो कंटिन्यू है thorax के साथ, इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द नेक। तो ऊपर की तरफ जो है ये एक्सटेंड, अगर आप थोड़ी सी कैविटी करेंगे, इट इज गोइंग टू द रूट ऑफ द नेक अबाउट 1 फिंगर ब्रेथ अबव द क्लेविकल ऑन ईच साइड। क्लेविकल का आप फील करें, इसके एक फिंगर ऊपर तक ये जो है थोरेसिक कैविटी कंटिन्यू है। इसका मतलब है इसका कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर, इससे ऊपर जा सकता है। कौन सा, वो आगे देखेंगे। मगर अब अगर हम अंदर जाएंगे, नीचे तो ये जो है हमारे पास डायफ्राम पड़ा हुआ, अंदर जब कैविटी में जाएंगे तो कैविटी कैसे डिवाइडेड है हम इसको देखेंगे। कैविटी कैसे डिवाइडेड है, तो ये यहाँ पर आप देखें। अब हम अंदर जब कैविटी, ये हमने एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा है, बल्कि कोरोनल सेक्शन है। ये देखें, ये डायफ्राम है, ये आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा मस्कुलो टेंडिनस, ये मस्कुलर पोर्शन है इसका, और ये टेंडिनस सेंट्रल टेंडन है जो इसका बनता है। वो भी आपके साथ डिस्कस होगा इंशाल्लाह, सेपरेट टॉपिक है। और मोस्ट ऑफ द, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी अगर अंदर जाएंगे तो इट इज फिल्ड अप बाय द लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग, यू कैन सी हियर। और ये देखें, इनमें इसमें दो ये लाइनें दी गई हैं पर्पल, और इसमें एक ये फिशर्स हैं, ये राइट और लेफ्ट में डिफरेंस, ये आगे डिस्कस होगा, लंग्स में करेंगे इंशाल्लाह। और मोस्ट ऑफ द 4/5 ऑफ द कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स। ये सेंट्रल पोर्शन बचता है बीच में, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस, it is between the lungs, it is called as the central space, it is called as the mediastinum। ठीक है, ये एक तो ये mediastinum, ये सेंट्रल कैविटी है। दूसरा ये दो कैविटीज है। एक्चुअली ये दो कैविटीज जो हैं आप देखेंगे लंग्स हैं, मगर लंग्स क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गन्स है, दे आर टचिंग द स्केलेटन, दे आर टचिंग द रिब्स। तो क्या होता है कि सॉफ्ट ऑर्गन अगर किसी हार्ड स्ट्रक्चर को टच करे तो चांसेस ऑफ डैमेज। तो फिर नेचर ने क्या किया, बीच में एक फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट चाहिए हमें, ताकि फ्रिक्शन ना हो। यस, तो फिर नेचर ने क्या किया, डबल लेयर एक बेग ऑफ फ्लूइड बनाई। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक लेयर जो है इट इज क्लोज टू द लंग टिश्यू, ये देखें। और अब यहां से आप आए तो दूसरा लेयर जो है वो बाहर की तरफ है, विच इज अटैचिंग द मीडियास्टिनम, ये और ये डायफ्राम, और फिर रिब्स के साथ, ये वाला, ये रिब्स के साथ कंटिन्यू दिस, ये दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी बनती है, ये इट इज कॉल्ड एज द प्लूरल कैविटी। और जो फ्लूइड इसके साथ होता है वो प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, तो इसी वजह से इस पूरे लंग के एक साइड के ये कैविटी जो बने, इट इज प्लूरल कैविटी। ये सेंट्रल कैविटी है जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। जो पोर्शन इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, हमें तीन पोर्शन है, एक सेंट्रल कैविटी है, एक लेफ्ट प्लूरल कैविटी, एक राइट प्लूरल कैविटी। ठीक है, ये तीनों कैविटीज यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करता, इसमें प्लूरल फ्लूइड पड़ा हुआ है जो फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट एक्चुअली। और फिर ये जो सेंट्रल कैविटी है जो हमने यहाँ पर ये देखी, ये पूरी सेंट्रल कैविटी एक नहीं है असल में। ये तो वैसे तो मीडियास्टिनम इसको एक ही कहते हैं, मगर फिर इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट पोर्शन में। एक पार्टीशन आता है व्हिच पासेस थ्रू द, अब इस मीडियास्टिनम को डिवाइड किया गया, एक पार्टीशन व्हिच पासेस थ्रू द एक्सटर्नल एंगल। ये दूसरी इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस मैंने आपको एक्सटर्नल एंगल की क्या बताई कि आप यू कैन काउंट डाउन द रिब्स फ्रॉम हियर। सेकंड रिब यहाँ पर आपको फील होगी, और सेकंड से थर्ड फोर्थ आप काउंट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट जो है इट इज कवर्ड बाय द क्लेविकल, आप इसको टच नहीं कर सकते, तो सेकंड से आप काउंट डाउन द रिब्स, एक इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस ये कि ये जो सेंट्रल कैविटी है मीडियास्टिनम में, एक इमेजिनरी प्लेन पास होता है एक्सटर्नल एंगल के, ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। और इस सेंट्रल कैविटी को डिवाइड करता है दो पोर्शंस में। यहाँ पर आप देखें, ये जो इमेजिनरी प्लेन विच पासेस थ्रू एक्सटर्नल एंगल, देखिए ना, ये मेन्यूब्रम और ये बॉडी, इसके बीच में ये एक्सटर्नल एंगल।
इसके थ्रू ये जो पास होता है इमेजिनरी प्लेन, जो इस सेंट्रल कैविटी को डिवाइड करता है दो पोर्शन में, अपर या सुपीरियर है वही मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम। फिर इंफीरियर मीडियास्टिनम में आप देखे हैं कि ये सेंट्रल पोर्शन, most of the inferior mediastinum is occupied by central portion where we have the heart present here. हार्ट प्रेजेंट है तो हार्ट के आगे एक, हार्ट के आगे मींस हार्ट और स्टर्नम की बॉडी के बीच में, स्टर्नम के बीच में सॉरी, हार्ट और स्टर्नम के बीच में एक हमारे पास है कैविटी। तो ये हार्ट जो है सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई कर। पहले तो हमने ये इमेजिनरी प्लेन दिया जो इसको मीडियास्टिनम को डिवाइड करे सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम में। अब जो इंफीरियर मीडियास्टिनम है उसमें जो है इंफीरियर मीडियास्टिनम जो है उसमें सेंट्रल पोर्शन में जो है, इंफीरियर मीडियास्टिनम की बात करता हूँ, हार्ट लाई करती है। और हार्ट लाई करती है तो इंफीरियर मीडियास्टिनम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक तो खुद इसका सेंट्रल पोर्शन है, मिडिल में लाई करती है, इसीलिए इस पोर्शन को जिसमें हार्ट लाई करती है इसको बोलते हैं मिडिल मीडियास्टिनम। और इस मिडिल मीडियास्टिनम हार्ट और स्टर्नम के बीच में जो स्पेस आएगा इसको एंटीरियर मीडिया, क्योंकि ये एंटीरियर लाई करता है। और हार्ट और वर्टिब्री के बीच में पोस्टीरियर आ जाएगा तो ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। जो ये जो सेंट्रल कैविटी है जो मीडियास्टिनम है, ये तीन हिस्सों में, पहले दो हिस्सों में डिवाइड है, सुपीरियर और इंफीरियर, बाय दिस लाइन व्हिच पासेस थ्रू द स्टर्नल एंगल। ये दूसरी इंपॉर्टेंस स्टर्नल एंगल की। पहली इंपॉर्टेंस ये है कि रिब्स काउंट डाउन करते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि मीडियास्टिनम को डिवाइड स्टर्नल एंगल करते हैं। दूसरा ये है कि ये सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम में ये लाइन डिवाइड करती है मीडियास्टिनम को, और फिर इंफीरियर मीडियास्टिनम में बिल्कुल बीच में हार्ट आ जाती है, बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ है। तो ये डिवाइड इसको करती है एक एंटीरियर पे पार्ट में, एंटीरियर मीडियास्टिनम बिटवीन दिस हार्ट एंड द स्टर्नम, और हार्ट और वर्टिब्रा के बीच में पोस्टीरियरली वी हैव द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो ये हमारे पास आप यू कैन सी हियर, ये ग्रीनिश कलर सुपीरियर है, और यहाँ पर इंफीरियर में फिर येलोइश कलर ये मिडिल मीडियास्टिनम है, और ये पर्पल कलर जो है ये एंटीरियर मीडियास्टिनम है, और ये ब्लू कलर जो है ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है। तो तीन पार्ट्स इंफीरियर मीडियास्टिनम के यहाँ पर हो गए। ये सेंट्रल कैविटी हार्ट, और यहाँ पर भी यू कैन सी दैट ये इनलेट थोरेसिक और ये आउटलेट थोरेसिक, और ये देखिए सेंट्रल पोर्शन कैविटी, ये राइट प्लूरल कैविटी। तीन पार्ट्स थोरेसिक कैविटी के, राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट प्लूरल कैविटी है, और सेंट्रल पोर्शन मीडियास्टिनम। और सेंट्रल पोर्शन मीडियास्टिनम के अब इंफीरियर मीडियास्टिनम में जब हम हैं तो ये देखें आप, ये ग्रीनिश कलर है इंटीरियर मीडियास्टिनम में, ये रेडिश कलर खुद जो मिडिल मीडियास्टिनम है, और ये पोस्टीरियर ब्लू कलर ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। इट इज डिवाइडेड हियर इनटू दिस। अब जब हम जाते हैं यहाँ पर हमने देखा कि अब मोस्ट ऑफ दिस थोरेसिक स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द रिब्स, पीछे से आगे की तरफ पूरा पूरा ये कवर करते हैं। अच्छा, रिब्स के बीच में गैप्स हमें मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल स्पेसेस। अब इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो हैं वैसे तो नहीं पड़ी होंगी कि जो है लंग्स जो है आउटसाइड के साथ डायरेक्ट टच में हो। तो ये जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं दे आर फिल्ड बाय द मसल्स। These muscles are called as intercostal muscles, or these muscles they are arranged in three layers. आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्ट थ्री लेयर्स, एक पूरा बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल है, दूसरा उसके थोड़ा अंदर की तरफ है तो इनर है। अब एक्सटर्नल इंटरनल है, सॉरी, एक बाहर वाला एक्सटर्नल, एक अंदर वाला इंटरनल, तो तीसरा जो उसके भी अंदर है तो हम इसको अब क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल तो नाम दे चुके, तो फिर हम उसको कहते हैं इनर मोस्ट, बिल्कुल अंदर की तरफ, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, आप यहाँ पर कर्सर देखें, थोड़ा कर्सर को ध्यान से है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल, ठीक है। और यहाँ पर आपको न्यूरोवेस्कुलर बंडल भी नजर आ रहा है जो इंटरनल और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल के बीच में लाया करता है। आगे जाके यहाँ पर आप देखें, यू कैन सी हियर, आप बाहर की तरफ से आए तो आपको स्किन मिलेगा, स्किन के बाद आपको ये जो सुपरफिशियल फेशिया और ये फेट वगैरह आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये देखें, ये रिब है और ये रिब है, इनके बीच में ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल, और ये इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल, ये वाली। अब इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल के बीच में आप देखें कि ठीक है, आप देखें यहाँ पर कि ये जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, अब ये यहाँ पर इंटरकॉस्टल स्पेस में तो ऑब्वियसली इनको कहेंगे इंटरकॉस्टल। फिर ये वेन है ऊपर, सबसे ऊपर,
फिर उसके नीचे आर्टरी, फिर उसके नीचे नर्व, और इसी अरेंजमेंट में VAN वेन, ठीक है। और ये कोलेटरल ब्रांचेस, ये इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब ये यहाँ पर आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर आप जाएं, उसके अंदर आप जाए हैं तो ये जो कवरिंग आपको ब्लू नजर आ रही है, ये है प्लूरा, जो मैंने आपको बताया था। प्लूरा क्या, एक लेयर उसका जो बोन्स को टच कर रहा है तो पैराइटल प्लूरा, एक लेयर उसका जो लंग टिश्यू को कवर कर रहा है तो विसरल प्लूरा। आर्गन को, आर्गन विसरा है, विसरा बोलते हैं आर्गन को, इसलिए विसरल प्लूरा। और ये लंग टिश्यू, ये देखिए। तो आप बाहर की तरफ अंदर आए तो आपके पास स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, फिर आपके पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल है, पैराइटल प्लूरा है, विसरल प्लूरा है, फिर आपके पास लंग टिश्यू है। ये लेयर्स हैं यहाँ पर जो स्किन के यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। अब हम ये थोड़ा सा मसल्स का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दूं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल, ये देखें। एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल जो है, ये दोनों मसल कैसे अटैच है कि लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब, ये देखें यहाँ पर लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब और ये लोअर लिब, ये अपर लिब और लोअर रिब। तो लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब से लेके अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब से लेके अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, ये देखिए इस तरह से। मगर डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली जा रही है, इंटरनल इंटरकॉस्टल जो है डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियरली जा रही है। आप यहाँ पर देखें, सॉरी, ये देखें, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, ये वाली, ये डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली, और ये इंटरनल इंटरकॉस्टल डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियरली। तो क्या करती है, ये जो कांटेक्ट करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कांटेक्ट करेगी तो रिब को ऊपर उठाएगी। तो रिब ऐसे पड़ी अगर ऊपर उठेगी तो जो डायमीटर है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, वो बढ़ जाएगा, लेटरल डायमीटर बढ़ जाएगा चेस्ट कैविटी का। इसीलिए इसको कहते हैं, डायमीटर बढ़ेगा मतलब कि एयर ज्यादा अंदर आ जाएगी, तो इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, क्योंकि वो डायमीटर बढ़ा रही है, वो इंस्पायरेशन में डायमीटर बढ़ता है, तो इट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी मसल। मगर इससे पहले आप देखें कि फर्स्ट रिब जो है वो ऊपर उठा के फिक्स की गई है, किसके थ्रू, ये जो नेक के कुछ मसल्स हैं, इनके नाम मैं आपको नहीं बता रहा, यू विल गेट कंफ्यूज, ये ऊपर उठा के इसको फिक्स कर रही है। अब फर्स्ट रिब का हमें बेस मिल गया। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच वाली मसल ये सेकंड को उठाएगी, ये वाली सेकंड और थर्ड के बीच वाली मसल थर्ड रिब को उठाएगी। इस तरह आस्ते आस्ते ये सीरीज पूरी देखे ना, अगर पूरा बोन होता तो उठना बड़ा मुश्किल होता है, और कहाँ मसल हम अटैच करते हैं, तो नेचर ने ऐसे बनाया, तो उठती गई तो ये जो डायमीटर बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल उठाएंगी, इंटरनल इंटरकॉस्टल क्या करेंगी, वो लोअर रिब से अपर रिब के अपवर्ड एंड एंटीरियरली जा रही, वो अगर कांटेक्ट करेंगी तो रिब्स को नीचे कांटेक्ट कराएंगे, नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो फिर डायमीटर जो है चेस्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा। और किसमें डिक्रीज होगा, एक्सपायरेशन में, कि एयर बाहर निकलेगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। सो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स दे आर कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी मसल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल है, ये रेडिश कलर आपको डायफ्राम नजर आ रहा है, ये एब्डोमेन की मसल है, यू आर नॉट कंसर्न विद दिस, ठीक है। और ये इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल जो है, इनकी थोड़ी सी पिकुलरिटी ये है कि आप देखिए यहाँ पर external intercostal or internal intercostal, they are attached between the borders of the ribs. External intercostal, lower border of upper rib, upper border of lower rib. Internal intercostal भी lower border of upper rib और upper border of lower rib, ये दिन। मगर इंटरनल innermost intercostal क्या है, ये जो रिब्स का अंदर का सरफेस है ना, ये कर्सर थोड़ा देखिए, ये अंदर का सरफेस इस पे अटैच है, फिर इस पे, और आप रिब को देखेंगे तो आपको रिब ऊपर से देखेंगे ये इतनी बड़ी ना, नीचे ये नेरो हो जाती है, ये ग्रूव बना देती है। लोअर पार्ट ऑफ इनर साइड ऑफ रिब, इनर साइड ऑफ रिब का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर ये ग्रूव बना देती है। ग्रूव को क्या कहेंगे, इंटरकॉस्टल ग्रूव कहेंगे, क्योंकि ये इंटरकॉस्टल स्पेस में आ जाता है, और इसी इंटरकॉस्टल ग्रूव में न्यूरोवेस्कुलर बंडल भी आ जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल, दे आर लाइंग बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ द रिब्स। मगर जो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल है वो इट इज अटैच्ड टू द इंटरनल सरफेस, अंदर वाला सरफेस जो ये यहां से लेके फिर यहां तक, तो ये ग्रूव जो है ये अंदर आ जाएगा। ये जो इंटरकॉस्टल न्यूरोवेस्कुलर बंडल है
इट इज लाइंग बिटवीन इनरमोस्ट एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल। इंटरनल इंटरकॉस्टल और इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल के बीच में न्यूरोवेस्कुलर बंडल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी ओरिजिन और इंसर्शन ये जो है इनकी लिखी हुई है यहाँ पर, यू कैन सी दिस। ये नजर आ रहा है आपको ये सारी। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप थोड़ा सा समझ जाएं उसके बाद जो है। मगर इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक जो पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है, वो एंटीरियर पार्ट स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में है, इसलिए उसको कहते हैं स्टर्नोकोस्टलिस। और दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल पोस्टीरियर पे है, नियर द वर्टिब्री। तो सारी जो टर्मिनोलॉजी जो है एनिमल से ली गई, और एनिमल जो है चारों टांगों पे ऐसे खड़े होते हैं, तो वो अगर उसको देखें हम, तो वो जो पोस्टीरियर पे एक्चुअली है, हमारी पोस्टीरियर पे है, वो जो है एनिमल्स पे वो जो है वो सुपीरियरली हो जाएंगी, वर्टिब्रा और रिब्स के नीचे, नीचे रिब्स के नीचे है, तो उसको इसीलिए उसको कहते हैं सबकॉस्टलिस। इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल के 3 पार्ट्स, एक एंटीरियर पे है स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में, स्टेनोकोस्टलिस, स्टेनोकोस्टलिस यस। एक पोस्टीरियर में जो है सबकोस्टलिस, एक जो लेटरल साइड में है, बिल्कुल लेटरल साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी, इट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल इंटीमाई, इंटरकोस्टलिस इंटीमाई। ठीक है, ये 3। अब ये देखें, अब थोड़ा सा सेपरेटली मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स। तो क्या करेगी अब एक्सटेंशन, ये अब इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब मैं थोड़ा सा फिर आपको बताऊंगा। ट्यूबरकल ऑफ द रिब बिहाइंड टू द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, उसके बाद आगे ये देखिए यहाँ तक तो ये आता है कास्टो, ये कॉस्टल कार्टिलेज और रिब, यहाँ तक तो ये मसल है। इसके बाद ये मेम्ब्रेन बना देती है, और मेम्ब्रेन कंटिन्यूशन है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की, इसीलिए क्योंकि आगे की तरफ फाइबर्स आ रहे हैं तो मेम्ब्रेन आगे बनेगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन। और ये इंस्पायरेटरी मसल है ऑब्वियसली, क्योंकि रिब्स को उठाती है ऊपर। इंटरनल इंटरकॉस्टल वो पीछे की तरफ फाइबर्स जाते हैं, तो आगे से स्टार्ट करें और ये पीछे की तरफ फाइबर्स जाते हैं, तो ये पीछे की तरफ नियर द वर्टिब्री ये मेम्ब्रेन बनाएगी। यहाँ तक तो फाइबर्स मस्कुलर है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन बन जाती है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियरली तो ये रिब्स को नीचे लेके आएगी, इसलिए ये एक्सपायरेटरी मसल है। ठीक है, और ये है स्टेनोकोस्टलिस या इंटीमा या स्टेनोकोस्टलिस जो ये देखिए इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल को ट्रांसवर्स थोरेसिस, ये सारे नाम थोड़ा सा ये है इसके लिए। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। स्टेनोकोस्टलिस मैंने कहा था ना, जो आगे की तरफ है, ये देखें, ये कर्सर देखें, ये स्टेनम और कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में ये जो एंटीरियर पार्ट है इस अंदर वाली मसल का, बिल्कुल अंदर वाली मसल का, इसको कहते हैं स्टेनोकोस्टलिस। पोस्टीरियर पार्ट सबकोस्टलिस और बीच वाला पार्ट इनरमोस्ट इंटरकोस्टल। अब देखे हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम इन द फर प्रोसेस, बॉडी और फर प्रोसेस से लेके ये जो है form 5 digitation with diverge from the origin upward and laterally to be attached to the costal cartilages। ये देखें, तो ये स्टेनोकोस्टलिस हो गया। और इनर सरफेस ऑफ सेकंड सिक्स्थ कॉस्टल का, ये देखें इनर सरफेस ऑफ सेकंड टू सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज, यहाँ से आप निकले और फिर ये कॉस्टल कार्टिलेज जाए तो ये स्टेनोकोस्टलिस। ये आपको ये देखें क्लियर व्यू ऑफ दिस स्टेनोकोस्टल, स्टर्नम से बॉडी से लेके ऊपर जाए और ये कॉस्टल कार्टिलेज पे जाके अटैच हो जाए तो स्टेनोकोस्टलिस मसल। और ये नीचे डायफ्राम भी इसमें दिखाया गया है, और ये इनके बीच में इनर मोस्ट और इंटरनल इंटरकॉस्टल भी दिखाए गए हैं ये जो। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो बीच वाला पोर्शन मैंने आपको बताया ना, 3 पोर्शन है। एक आगे पोर्शन है जिसको स्टेनोकोस्टलिस हम कहते हैं, एक बीच में पोर्शन है, और एक पीछे वर्टिब्री के करीब है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टलिस इंटीमाई। इनर सरफेस ऑफ द रिब्स अबव मीडियल टू द कोस्टल ग्रूव। ठीक है, कोस्टल ग्रूव के मीडियली। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कोस्टल ग्रूव के। ये देखें, ये कोस्टल ग्रूव है, इसके मीडियल, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो ये मीडियली ये जो इनर सरफेस है ना
रिब्स का, यहाँ पर अटैच, यहाँ पर आप अटैच होके, और ये एक रिब पे नहीं है, इस पे भी अटैच है, फिर इस पे भी अटैच है, फिर उसके नीचे वाली रिब तो 4-5 रिब्स पर अटैच होगी, ये एक ही मसल। तो ये क्या करेगी कि ये तो देखें, ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल तो है, 2 रिब्स पे अटैच, एक रिब दूसरे को उठाएगी या एक रिब दूसरे को नीचे लेके आएगी। मगर इस इनर मोस्ट की वजह से जो इसका सेंट्रल पोर्शन है, इंटरकॉस्टलिस इंटीमा है, वो क्या करेगा कि वो एक टाइम पे 4-5 रिब्स को एक्टिवेट करेगा, एक टाइम पे। इट इज अटैच्ड टू 4-5 रिब्स। तो इसके इनर सरफेस, ये मीडियल सरफेस है और ये लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस पे ये अटैच होगी। तो ये जो कॉस्टल ग्रूव है, ये इसके लेटरली आ जाएगा। तो कॉस्टल ग्रूव में इंटरकॉस्टल न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, तो इंटरकॉस्टल न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है, इट लाइज बिटवीन इंटरनल इंटरकॉस्टल जो बॉर्डर पे अटैच है, एंड इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल जो मीडियल सरफेस पे अटैच है, ये इधर, ठीक है, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप देखिए यहाँ पर, so inner surface, ये आप the rib above medial to the costal groove, downward backward crossing more than one intercostal, मैंने आपको कहा था 4 हो, 3 हो, 5 हो रिब्स, इनको more than one intercostal space। और इंटरकॉस्टल स्पेस टोटल कितने होते हैं? 12 नहीं 11, रिब 12 है तो स्पेसेस 11 ही होंगे इंटरकॉस्टल। और 12वां क्या होगा, क्योंकि रिब है उसके पीछे नीचे रिब नहीं है, तो वो सब कॉस्टल हो जाएगा, बिलो बिलो द रिब। अब कोई इंटरकॉस्टल नहीं है, बिटवीन नहीं है, अब बिलो है, ठीक है। तो इसलिए अब सबकॉस्टल मैंने आपको बताया ना पोस्टीरियर, यही इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल का तीसरा पार्ट। एक एंटीरियर पार्ट स्टेनोकॉस्टल, स्टर्नल और कास्टल, स्टर्नम और कास्टल कार्टिलेज के बीच में। दूसरा पार्ट ये सेंट्रल पोर्शन इंटरकॉस्टलिस इंटीमाई, और तीसरा ये पोस्टीरियर पार्ट जो रिब्स के करीब है, दिस इज कॉल्ड सबकॉस्टलिस। इनर सरफेस ऑफ द रिब, और वही डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड बैकवर्ड क्रॉसिंग मोर देन वन स्पेस, ये भी मोर देन वन स्पेस। ये जो इंटरकॉस्टल इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल है, चाहे स्टेनोकॉस्टलिस हो उसका पार्ट, चाहे लेटरल पार्ट हो इंटरकॉस्टलिस इंटीमाई, चाहे पोस्टीरियर पार्ट हो सबकॉस्टलिस, ये तीनों के तीनों 2-3-4 रिब्स क्रॉस कर दे। एक रिब्स जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल है, वो सिर्फ 2 रिब्स के बीच में, मगर ये 3-4 रिब्स के बीच में एक कंटिन्यू है। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करे तो एक टाइम पे 3-4 रिब्स ऊपर उठाएं या नीचे लेके आए, जो भी इसका दे। सपोर्ट द स्टेनोकॉस्टल एक्शन ऑफ ट्रांसफर जॉइंट ड्यूरिंग मूवमेंट्स टू रिब्स, मूवमेंट्स के जो है उनको सपोर्ट करते हैं सारे जो है। अब ये थोड़ी सी एक क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास को खत्म करते हैं। सर्वाइकल रिब, अब हमारे पास 12 रिब्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, हमारे पास जो है वो 12 रिब्स हैं, और 12 रिब्स के अगर एडिशनल कोई रिब आ जाए ऊपर, स्पेशली सर्वाइकल रिब, the rib which is arising from the tubercle of transverse process of 7 cervical vertebra, 7 cervical vertebra से अगर रिब कोई अराइज हो तो वो एबनॉर्मल है, तो उसका फ्री एंटीरियर एंड होगा, क्योंकि आगे वो स्टर्नम पे नहीं जाएगी, मगर वो कनेक्टेड होगी फर्स्ट रिब के साथ बाय फाइब्रस बैंड। फाइब्रस बैंड उसके वो कनेक्ट करता है फर्स्ट रिब के साथ, वो स्टर्नम के साथ कंटिन्यू नहीं होगी। द इंपॉर्टेंस, कभी कभी वो आर्टिकुलेट फर्स्ट रिब के साथ करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइकल रिब दैट कैन कॉज, अब ये सर्वाइकल रिब जो ऊपर आएगी तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रिब के जो ऊपर स्ट्रक्चर, फर्स्ट रिब के ऊपर से सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन और ये जो ज्वाइन करते हैं, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा तो मैं आपको ये दिखाऊं। ये मैंने आपको बताया ना, ऊपर फर्स्ट रिब पे या क्लेविकल और स्टर्नम के अपर पार्ट पे ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल ये अटैच है, और ये स्केलेनी मसल है। इनके बीच में जो गैप्स है, यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन और ये सारे स्ट्रक्चर क्रॉस होते हैं। अगर सर्वाइकल रिब हो, सर्वाइकल रिब के फर्स्ट रिब के भी ऊपर, तो ये क्या करेगी, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर विच क्रॉसेस ओवर द फर्स्ट रिब, तो सर्वाइकल रिब उनको कंप्रेस करेगी। सर्वाइकल रिब ने अगर उनको कंप्रेस किया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे कि यहाँ पर हमारे पास ब्रेकल प्लेक्सिस भी होता है,
सबक्लेवियन आर्टरी, अब सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टरी सबक्लेवियन है, वो क्यों है वो बाद में डिस्कस करेंगे जब सबक्लेवियन आर्टरी डिस्कस करेंगे। और सबक्लेवियन वेन है। अगर इन तीनों पे प्रेशर आ जाए, ब्रेकल प्लेक्सस पे प्रेशर आ जाए, तो जो नर्व, ब्रेकल प्लेक्सस मींस के नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, तो नर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे पास जो है वो सेंसेशन लॉस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन, कभी जैसे ना हाथ सुन पड़ जाता है या पाँव सुन पड़ जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, और पेन अलोंग विद दैट जो है वो फील हो जाए। ये सारी चीजें यहाँ पर अगर अगर ब्रेकल प्लेक्सस का प्रोड्यूसिंग पेन डाउन द मिडिल साइड ऑफ फोरआर्म, हैंड, वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड, ये सारा कुछ हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा कि देयर इज इंटरफ्रेंस इन द nerve supply or in the blood supply of the upper limb। अपर लिम्ब की जो ब्लड सप्लाई है वो सबक्लेवियन आर्टरी एक्चुअली क्या होता है कि फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है, वो अपर लिम्ब में चली जाती है, तो उसके इंटरफ्रेंस होता है ब्लड सप्लाई का उसमें, अपर लिम्ब का, तो मे बी वेस्टिंग ऑफ मसल्स और बहुत कुछ, बहुत चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वेस्टिंग हो जाती है और उनको जो है ट्रॉफी मसल्स की हो जाती है। और अगर आर्टरी ब्लॉकेज हो गया तो ये हो गया, और अगर वेनस ब्लॉकेज हो जाए, अगर वेनस ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा कि फिर जो ब्लड जो अपर लिम्ब से आ रहा है ना वो रुक जाएगा, अपर लिम्ब से जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाएगा, तो जो है क्या होगा कि वो जो यहाँ पर वो वेन्स इंगॉर्ज हो जाएंगी और देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन दिस अपर लिम्ब, और ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सर्वाइकल लिम्ब। सर्वाइकल लिम्ब अगर whatever the structure is compressed by brachial plexus है तो उसकी अपनी consequences है, आर्टरी सबक्लेवियन कंप्रेस है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर वेन कंप्रेस है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस। रिब एक्सियन, रिब एक्सियन क्या है कि एक्सियन एक्चुअली रिब को जो है वो कट करना और थोरेक्स को ओपन करना, ये कॉमन सर्जरीज है जब हम कोई एंट्री चाहते हैं थोरेसिक कैविटी पे, स्पेशली होता है कि जब हम थोरेसिक सर्जरीज करते हैं, जो हार्ट सर्जरीज या कोई लंग्स की सर्जरी करते हैं, तो हम लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देते हैं और सेगमेंट ऑफ रिब को फिलहाल रिमूव करते हैं, फिर उसको फिर लगा देते हैं, और इससे जो है वो फिर हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करके फिर उसको जो जो भी सर्जरी परफॉर्म जिस स्ट्रक्चर की भी हार्ट में या लंग्स में करते हैं वो सर्जरी परफॉर्म करके फिर वापस उनको लगा देते हैं, और फिर क्या होता है कि अब उसको पेरियोस्टियम को रीजनरेशन का पावर बहुत है, अब जब मिलाते हैं तो फिर पेरियोस्टियम जो है उनको फिर उसको जो एस्ट्रोजेनिक नेचर है वो, तो उस हिसाब से जो है फिर ये जो है रिब्स के जो सेगमेंट्स हैं वापस से मिल जाते हैं और एक फिर वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्किन इनर्वेशन एंड रिफर्ड पेन, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं कि स्किन इनर्वेशन जो है थोरेसिक कैविटी में क्या है कि जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है वो डोर्सल रेमाए हैं, जो इनकी जो नर्व्स हैं, मगर जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे आप देखें अबव द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ये तीसरी इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस मैंने आपको रिब्स काउंट डाउन, दूसरी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था कि हम मीडियास्टिनम को डिवाइड करते हैं सुपीरियर इंफीरियर पे एक्सटर्नल एंगल पे। तीसरी एक्सटर्नल एंगल की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल एंगल जहां पर भी आपको फील हो, इसके ऊपर जो कुटिनस सप्लाई है इट इज फ्रॉम द सुप्राक्लेविकुलर नर्व, जो ऊपर से नेक से सर्वाइकल प्लेक्सस से आते हैं, C3 C4 से सुप्राक्लेविकुलर नर्व वहां से, और इसके नीचे जो है, इसके एक्सटर्नल एंगल के नीचे बाकी जो है वो हमारी इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, जो थोरेसिक नर्व्स हैं, उनकी जो एंटीरियर ब्रांचेस और लेटरल कुटिनस ब्रांचेस हैं। एंटीरियर ब्रांच है तो वो मीडियल और लेटरल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, लेटरल ब्रांच है तो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो वो जो है वो ऑब्लिक बेंच है स्किन रेगुलर सीक्वेंस। Skin on the posterior wall, posterior surface of the chest wall is supplied by the posterior rami of the spinal nerve। स्पाइनल नर्व की जो पोस्टीरियर रेमा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में वो सप्लाई करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये जो है रेफर्ड पेन में उसको जो है हाँ ये
अब इंटरकोस्टल नर्व जब ये सप्लाई करती है, तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व कितनी होंगी, जितने स्पेसेस होंगे 11 हैं। 12वीं नर्व भी है, मगर अब इंटरकोस्टल नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो है अब नीचे है, तो वी कैन से दैट इज सब कोस्टल नर्व, सब कोस्टल, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो लोअर जो इंटरकोस्टल है, स्पेशली 7th to 11th, क्योंकि 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक तो हम थोरेक्स में ही हैं, 7th से फिर अब पीछे जाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आपको ये चीज थोड़ी समझ में आज देखें। 6th इंटरकोस्टल 7 रिब, हमने 2 रिब्स कहा ना, 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक तो हम हैं यहाँ पर, ये थोरेक्स में। उसके नीचे हम जाएंगे तो जो नर्व आगे की तरफ जाएंगी वो एब्डोमेन में चली जाएंगी, तो ये एब्डोमेन में सप्लाई करती हैं। 8th 9th 10th 11th इंटरकोस्टल नर्व ये एब्डोमेन में भी एरिया सप्लाई करती हैं। तो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ द spinal nerve supplying one skin segment, it is called as a dermatome. It's called a dermatome, dermatome, dermatome. Skin of area of skin of supplied by one spinal nerve is called as dermatome. अच्छा, ये लोअर जो है वो एब्डोमेन में भी चली जाएंगी। जब ये एब्डोमेन में चली जाएंगी तो कभी कभी होता ये है कि कोई प्रॉब्लम चेस्ट कैविटी में हो, तो उसका जो पेन अगर यहाँ पर देखे ना, ये लोअर जो है यहाँ पर फील हो, मगर ये एब्डोमेन में भी फील होता है वो पेन। स्पेशली जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो लंग्स के प्लूरिसी जिसको कहते हैं, प्लूरल इन्फेक्शंस होते हैं, न्यूमोनिया होती है, तो पेन एब्डोमेन में भी फील होता है क्योंकि वो नर्व एब्डोमेन में जा रही हैं। तो उस अगर वो पेन यहाँ पर फील होता है तो दिस इज कॉल्ड एज द रिफर्ड पेन, ठीक है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज रिफर्ड पेन, क्योंकि वो प्रॉब्लम रिफर्ड इस वजह से कि प्रॉब्लम तो चेस्ट का है, फील पेन एब्डोमेन में होता है क्योंकि वो नर्व जो है उधर जा रही है, ठीक है। तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट, और ये जो है शेप ऑफ द थोरेक्स कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय कॉमन वर्टिब्रल कॉलम की कॉमन एनोमलीज है, जिसमें स्कॉलियोसिस और काइफोसिस दो चीजें हैं। स्कॉलियोसिस का लेटरल डेविएशन होती है, वर्टिब्रल कॉलम वैसे सीधा है, मगर अगर लेटरली डेविएट होगा एस शेप इस तरह से, तो फिर वो जो है इसकी जो शेप है चेस्ट कैविटी की उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगी। और दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज कॉल्ड द डिस्टॉर्शन ऑफ द चेस्ट कैविटी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉमन एनोमलीज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसको स्कॉलियोसिस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपके पास मैं आपको नंबर मेरा सबके पास है 0332303039, नोट कर लिए 0332303039। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो यू कैन SMS में, मैं आपको उसके जो है इंशाल्लाह जवाब सारे इंशाल्लाह दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज।